ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इससे पहले मैं मार्केट्स का चेक लूं। एक अच्छी खबर है, एक स्टॉक है अच्छा मूव दिखाता हुआ 6-6.5% के आसपास का, वो है जीमार इंफ्रा का। ओडिशा थर्मल पावर प्लांट मामले में सीआरसी ने जीमार इंफ्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस पूरे डेवलपमेंट पे बात करने के लिए इनफैक्ट स्टॉक में जो अच्छी चाल ऑफ लेट देखने को मिल रही है, इस पर बात करने के हमारे साथ जीएमआर के ग्रुप सीएफओ मधु तेरदल साहब जुड़ रहे हैं। मधु जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कांग्रेचुलेशंस। ये लगातार बैक टू बैक में देख रहा हूं कई सारी अच्छी खबरें और लो लेवल से तो स्टॉक में बेहद स्मार्ट रिकवरी, आज भी 6% के आसपास का उछाल है। आज जो डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहा है कि वो सीआरसी ने शायद वो फाइनल टैरिफ ऑर्डर पास कर दिया है आपके फेवर में। जो जीएमआर का कमलंगा एनर्जी यूनिट है, ऑलमोस्ट ₹1 के आसपास टैरिफ बढ़ती हुई नजर आएगी। कितना बड़ा पॉजिटिव है जो अब नई टैरिफ की बात करी जा रही है, ₹3.97 पर यूनिट, क्या जस्ट होगा आपके लिए, फायदे वाली बात होगी? थैंक यू फॉर टेकिंग दिस कॉल। देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ अचानक कुछ हो रहा है। 2-2.5 साल से जीएमआर ग्रुप ने लगातार हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बढ़ाने के लिए और उसका एफिशिएंसी बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। काफी प्रॉब्लम काफी तक ये क्यों हो रहा था बोले तो हमको कोल का प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था, मार्केटिंग डिस्पैच का प्रॉब्लम हो रहा था। सो गवर्नमेंट के कंटिन्यूअस एफर्ट से, बैंक्स के सपोर्ट से हम लोग अभी मोर और लेस ऑल प्रोजेक्ट्स हमारा अभी ऑपरेशनल हो गए हैं। अभी जहां कमलांगा हो, एमको हो और इवन शॉर्टी छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा। तो इसीलिए डेट बढ़ता रहा, लेकिन डेट कहीं नहीं गया था। इट वाज डिप्लॉयड इन ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स। सो अभी आप जो लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, इट इज ओनली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर फोकस्ड एफर्ट्स इन टर्निंग अराउंड द ग्रुप। अच्छा, आप मुझे आसान शब्दों में सर, मधु जी, पहले ऑलमोस्ट 2.97, आसान शब्दों में पकड़ लेता हूँ, ₹3 पर यूनिट पहले आपको बिजली सप्लाई करनी थी। नया टैरिफ ऑर्डर कहता है ऑलमोस्ट ₹4 के आसपास। ₹3 पे अगर बिजली सप्लाई करते तो क्या घाटा होता? ₹4 पे करेंगे तो क्या मुनाफा होएगा? नहीं, देखिए, ₹3.97 वो खाली FY14 के लिए है। ओके। उसके बाद ये जो सीआरसी अपने फॉर्मूला के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया है, कॉस्ट प्लस के हिसाब से, 2014 में सीआरसी ने 397 का दिया है। उसके बाद ₹3.40 मिलेगा। बस लेकिन अभी तक हमको ₹2.75 मिलता था। तो ₹3.40 की वजह से हमारा लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगा। डेफिनेटली ₹3.40 पे कंपनी को काफी कमलांगा प्लांट विल बी मेकिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ दिस पीपीए। तो इस केस में जो कुछ अरियर्स भी आने वाले होंगे, कितने अरियर्स आएंगे? वो अरियर्स का कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर परसों ही आ गया, परसों रात को आया है। हम लोग अभी अरियर्स वगैरह कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक, लेकिन इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके अभी, और एप्पल से भी बात करने का है, ग्रिडको से बात करने का है। वो ऐसा नहीं कि आज आया नहीं, तो हमको थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। देन ओनली वी कैन वर्क आउट द अरियर्स एटसेट्रा। अच्छा, कमलंगा पावर प्लांट ये तो कर सकता हूँ कि एनुअली, इसके बाद एनुअली हमको कम से कम 120 करोड़ रुपए का एबिटा का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छा, और एबिटा इन कमलांगा विल गो अप ओनली बाय दिस अलोन। अभी काफी उधर और 1-2-3 डेवलपमेंट्स होने वाले हैं कमलांगा में, लेकिन ये खाली इसके वजह से ही हमको 120 करोड़ का EBITDA का पॉजिटिव बेनिफिट हो जाएगा। ये कमलंगा में 2-3 और डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, मतलब क्या हुआ सर इसका? क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं? काफी काम कर रहे हैं। हमको कोल का सप्लाई का इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और हरियाणा का पीपीए रिजोल्यूशन होना चाहिए। बिहार का तो वैसे ही ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट ने हमको ₹13.80 का ऑलरेडी उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। सो काफी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट काम कर रहा है इसके पीछे। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन दिस। सो काफी हद तक ये जो गवर्नमेंट का लगातार कोशिश है, बैंक्सों का कोशिश, सपोर्ट है, इसकी वजह से यू विल सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन द कमिंग डेज। अच्छा, ये तो अच्छी खबरें आ रही है। मैंने कहा था अच्छी खबरों का सिलसिला, वो सिलसिले की शुरुआत हुई थी जब आपने अपने क्वार्टरली नंबर्स दिए थे। उस नंबर्स के बाद मेरी और आपकी बातचीत नहीं हुई थी, तो इस नंबर्स में भी क्विकली चेक लेना चाहूंगा। बहुत स्ट्रांग नंबर्स थे, EBITDA परफॉर्मेंस स्ट्रांग था, मार्जिन इंप्रूवमेंट तगड़ा हुआ।
पर मेरे लिए दिक्कत की बात थी वो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो ओवरहैंग बनी हुई है सर। अब कई सारे प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज हो रहे हैं, टैरिफ इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इस समय डेट कितनी है कंसोलिडेटेड लेवल पर? आपने कुछ प्लान्स बनाए थे डेट रिडक्शन के, ऑपरेशनली तो जो होगा डेट रिडक्शन के लिए कुछ एसेट्स बेचने की बात थी, कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की बात थी, वो सब कहां पहुंची सर? नहीं, आपका वो इंफॉर्मेशन की फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है वो थोड़ा सा गलत है जी। एक्चुअली हमारा फाइनेंसिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट अलोन हैज कम डाउन बाय 33 crores फॉर द जस्ट हाफ ईयर। तिमाही मार्च और सितंबर को कंपेयर किया तो आपने। मैं उससे मेरा मतलब था मधु जी एलिवेटेड लेवल्स, मेरे ख्याल से बीते क्वार्टर में ऑलमोस्ट 875 करोड़ रुपए आपने ब्याज पर खर्च दिया, फाइनेंस कॉस्ट थी। तो एलिवेटेड लेवल्स जो है वो मेरे लिए चिंता की बात है, क्योंकि मेरे लिए एज अ शेयर होल्डर वो प्रॉफिट में दिखता नहीं है, दिक्कत आ जाती है उसके चलते। तो बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट या बॉटम लाइन में प्रेशर देखने को मिलता है। मेरा आसान सवाल ये था कि डेट रिडक्शन कब तक होगा, ब्याज पर खर्च कब रिड्यूस होगा, जब मैं उसका फायदा भुना पाऊंगा एज अ स्टेक होल्डर, एज अ शेयर होल्डर। देखिए, आप इतने सिंपल तरीके से कंपनी का प्रॉफिट या लॉस आप नहीं देख सकते हैं। ये आप ऐसा करने का इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं है देखना पड़ेगा आपको। देखिए, लास्ट हमारा क्वार्टर में, इस क्वार्टर में लास्ट ईयर हमारा एबिटा इंटरेस्ट कॉस्ट से भी कम था। सो हमको इंटरेस्ट भरने के लिए भी हमको बोरो करना पड़ता था। लेकिन ये बार पहली बार हमारा एबिटा 900 crore है एज अगेंस्ट 900 and odd crores है एज अगेंस्ट 873 crores। So we have now been able to achieve around 1.4 times of the interest coverage ratio। और हमारा कारपोरेट डेट जो नेट डेट है, नेट डेट टू इबिटा हमारा लास्ट मार्च में 15.50 था। द मल्टीपल बिटवीन नेट डेट टू इबिटा वाज 15.50। वो 6 महीने में इट हैज कम डाउन वेरी सब्सटैंशियली टू 11.80। कंपनी का डेट ज्यादा है या नहीं है, वो 3,000 भी डेट रह सकता है, भी 50,000 भी रह सकता है। बट द रियल मेजर इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नेट डेट टू एबिटा। सो नेट डेट टू एबिटा हैज कम डाउन फ्रॉम 15.5 टू 11.80। और आगे साल में ये और इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब इंफ्रा कंपनी से क्योंकि बुरे दिन बड़े ज्यादा थे, दिक्कतें थी, ऑर्डर मिलने की बात से लेकर ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक की बात और बैलेंस शीट के स्ट्रेस तक की बातें थी। अब हालात इंप्रूव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, आगे आउटलुक बेहतर है, दिक्कतें अब नहीं आएंगी। डेफिनेटली इवन कारपोरेट डेट अलोन हमारा एब्सोल्यूट टर्म से 450 करोड़ कम हो गया है। और इंटरेस्ट कॉस्ट 33 crores कम हो गया है। सो ये डेफिनेटली ये बहुत ही गुड साइंस है। एंड हमारे ख्याल से इफ नथिंग रियली बैड हैपेंस, ऑब्वियसली दिस पोजीशन एंड ट्रेंड शुड कंटिन्यू। ओके मधु जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सिवास के लिए आज वक्त निकालने के लिए। अच्छी खबर स्टॉक के लिहाज से, टैरिफ ऑर्डर जो रिलीज हुआ है, ₹1 के आसपास की बढ़त मिली है। स्टॉक 7% की मजबूती के साथ दिन के हाईज पे समय कामकाज करता हुआ, लेकिन इंडियन मार्केट्स अब दिन के लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 128% के आसपास की कमजोरी, 78-19 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। डिटेल में मार्केट का चेक और एक्सपर्ट से बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करें, और इसी मुहिम का हिस्सा है इंडियन ट्रेडिंग लीग का दिलचस्प महामुकाबला। सीधा चलते हैं अपने सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास और समझते हैं कि कौन है आगे कौन है पीछे आईटीएल में। आईटीएल का मुकाबला बेहद दिलचस्प चल रहा है और जोरदार तरीके से पायदान में लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं। सबसे पहले मेन ट्रेडिंग बोर्ड में देखिए आप, सुमित सैनी 65% की कमाई अब तक कर चुके हैं, सौरभ 60% की, शिवलाल ने भी 53% की कमाई अब तक कर ली है और रविंद्र 43% की। तो इस उठापटक वाले बाजार में भी आप देखिए जबरदस्त कमाई चल रही है। महिलाओं वाले सेगमेंट में आप देखेंगे तो गंगा
29%, सेजल ने भी 29% की कमाई करी है, राजेश्वरी 27% और मीरा 25 से 30% के बीच की कमाई महिलाओं के ट्रेडिंग बोर्ड में भी आपको देखने को मिल रही होगी। कमोडिटी में देखिए जहां काफी उठापटक है, धर्मपुत्र वर्मा 206% अब तक का बेहतरीन रिटर्न, सबसे ज्यादा देखिए जो 3 और 4 और 2 नंबर पे हैं वंश, आनंद और वीरेंद्र भाई, उनसे कहीं ज्यादा 4 गुना ज्यादा रिटर्न नंबर 1 धर्मपुत्र वर्मा ने लिया, तो 200% की बेहतरीन कमाई करे हैं। लेकिन किस तरीके से चीजें बदल रही, जब आप कमाई करते हो तो आपके पायदान कैसे बदलते हैं और किन स्टॉक्स के बदौलत आपने बदला है। हॉट स्टॉक्स देखिए सबसे ज्यादा कहां कमाई हो रही है, क्रूड एमसीएक्स में जो क्रूड ट्रेड हो रहा है उसमें कर रहे हैं, चांदी में बहुत ज्यादा सौदे हो रहे हैं, कॉपर और नेचुरल गैस, तो कमोडिटी के जो 4 सेगमेंट है वहां बेहतरीन कमाई लोग कर रहे हैं और उसी की वजह से ये शानदार कमाई हो रही है। तो आज के जो हॉट स्टॉक्स आप देखेंगे उसमें कमोडिटी डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है, जहां सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। तो इस आईटीएल का फायदा आप भी उठा सकते हैं, आप भी इससे जुड़िए, अपने आप को रजिस्टर करिए और सीएनबीसी आवाज देखते रहिए लगातार कमाई करने के लिए। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। सीएनबीसी आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं, तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग advisoryमंडी.com का प्लेटफॉर्म है, जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी। और हर कैटेगरी में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले विजेता को मिलेगी शानदार ऑडी कार। दो दिन की तेजी के बाद बाजार में नरमी, सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट, आईटी शेयरों में ज्यादा बिकवाली। अमेरिका में भंडार गिरने से कच्चे तेल में तेजी, ब्रेंट में करीब 1% की बढ़त, लेकिन ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से सोना 6 साल के निचले स्तर पर। कार्गो किराए में सांठगांठ के लिए 3 एयरलाइंस पर जुर्माना, जेट, इंडिगो और स्पाइसजेट को भरने होंगे 250 करोड़ रुपए। और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस बार बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद कम, वेतन आयोग 15% बढ़ोतरी की कर सकता है सिफारिश। महंगाई को लेकर सरकार हुई गंभीर, खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम की समीक्षा पर आज बैठक। तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज हमें सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में करीब 51 अंकों की गिरावट है, निफ्टी वहीं 7800 के ऊपर तो बनने में कामयाब है, लेकिन 13 अंकों की कमजोरी के साथ यहां कारोबार हो रहा है। लेकिन एक्शन दिख रहा है मिड कैप में तेजी है, 33 अंकों की बढ़त, 12,992 पर मिड कैप इंडेक्स है। वहीं बैंक निफ्टी भी हरे निशान को कायम रखने में अभी तक कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी में 17,148 पर कारोबार हम देख रहे हैं। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 804 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके मुकाबले 558 शेयर हैं जो नीचे गिरने वाले हैं। तो बाजार का मूड हमने जो 2 दिन की तेजी देखी थी उसको कहीं ना कहीं रेस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरावट है। लेकिन दिन भर देखना होगा कि क्या रुख अख्तियार करते हैं बाजार। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ है मोनार्क नेटवर्थ के मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। आप
दोनों का ही स्वागत है। मानव, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। निफ्टी में क्या करें सर, आज क्या सलाह देंगे, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे इंट्राडे के लिए? देखिए, फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 7800 और 7780 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर्स है मार्केट्स के ऑन दी लोअर साइड। हमने अगर देखा हो तो लास्ट 2 दिन पहले जिस तरीका का एक रिवर्सल फॉर्मेशन निफ्टी ने देखा था फ्रॉम इट्स रीसेंट लोज ऑफ 7720 7730, आई थिंक कहीं ना कहीं जो अभी रीसेंट लो बना है वो होल्ड कर सकता है नियर टर्म में, जिसके चलते हमारा ऐसा मानना है कि अपसाइड में निफ्टी एक बार 8000 to 8100 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है विद इन अ वीक्स टाइम। सो आई थिंक करंट लेवल्स मार्केट का एक्चुअली जो ब्रेथ है काफ़ी वीक है, तो जिसके चलते हमें काफ़ी सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिल रहा है, बट नेवरदलेस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इन द मार्केट। सो आई थिंक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक बार 7860 क्रॉस कर लेगा जो इसका प्रीवियस हाई है येस्टरडे का, तो आई थिंक उसके बाद निफ्टी में एक मोमेंटम आने की संभावना है। सो आई थिंक एट द करंट लेवल्स वी आर रिकमेंडिंग क्लाइंट्स के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए वन शुड डेफिनेटली डू अ बाय ऑन डिप्स अप्रोच। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके यानी कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच लेके चले, बाजार में फायदा होगा आपको। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अनंतपुर से हमारे साथ श्रीराम जी जुड़ रहे हैं। श्रीराम जी आए, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैंने JBF 2000 शेयर लिया है 233 में, 233 में। हाँ 236। हाँ ओके। और CCL प्रोडक्ट लिया है 240 में। हाँ, और मैं अभी 1 महीने तक रख सकता हूँ क्या? अभी मेरा रेट आएगा या नहीं? तो CCL प्रोडक्ट से 240 पे। हाँ सर, ठीक है। JBF इंडस्ट्रीज और CCL प्रोडक्ट्स, मानव 1 महीने का टाइम होराइजन है, क्या करें? सबसे पहले मैं इन्हें JBF के बारे में अपडेट देना चाहूँगा। एक्चुअली JBF का वीकली में एक 195 और 200 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सो नियर टर्म पर्सपेक्टिव में जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक चांसेस है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आने की संभावना रहेगी। बट JBF इंडस्ट्रीज का मैं उन्हें एक सलाह दूंगा कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्टली 195 का डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगा के ही इस स्टॉक में अपना जो इनका व्यू है उसके हिसाब से चले। 195 अगर तोड़ेगा तो स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आ सकती है। चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से अगर होल्ड करे तो एक बाउंस बैक आ सकता है अराउंड 230, बट मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि अपसाइड में एक बार अगर उन्हें चांस मिल रहा है एग्जिट का तो एट हायर एंड डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। TCL प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमने जिस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था वैसा तो आया नहीं है। सो एट द करंट लेवल्स हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक रेंज बाउंड एक्शन ओवरऑल देखने मिल सकता है। ओवरऑल मोमेंटम्स हायर टाइम फ्रेम चार्ट में कहीं ना कहीं जो दिखा रहे हैं इस एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संकेत है। सो दोनों स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, बट अगर वो चाहे तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में मैं उन्हें मैरिको इंडस्ट्रीज लेने की सलाह दूंगा। स्टॉक ने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट्स में, तो आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में मैरिको में नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस अगर वो चाहे तो एक दो हफ्ते के लिए होल्ड करे तो अपसाइड में 10% आने के पोटेंशियल है। ओके, सो JBF और CCL से एग्जिट की सलाह याद दे रहे हैं, लेकिन JBF में एक 195 रुपए के स्टॉप लॉस को भी आप जरूर ध्यान में रखें। मोहम्मद तलहार से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े संत कबीर नगर से। नमस्ते तलहार जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं? जीती बहन जी, हमारे पास जेट एवरेज का है और जेट एवरेज में हम फंस गए लेकर के 245 रुपए के दर से, क्या करें इसमें? 215 शेयर है, 445 के स्तर पर आपने खरीदे थे सर? 445 रुपए में खरीदे हैं, 200 से 215 शेयर है। जी जी, 23 रुपए 7 पैसे के नुकसान पर यहाँ जेट एयरवेज पर आप बैठे हैं। वैसे अच्छी खबर जेट एयरवेज के लिए भी नहीं आई है। कल CCI ने इन पर बड़ा फाइन ठोका, 151 करोड़ जो है जेट एयरवेज के हिस्से में आया है, इतनी पेनल्टी। मयूरेश सर गुड मॉर्निंग। जेट एयरवेज में अभी क्या करने की सलाह देंगे? मोहम्मद जी को ऑलरेडी 23 रुपए 60 पैसे पर शेयर का नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है। मॉर्निंग प्रियंका जी, कल के अगर हम ऑर्डर की पहले बात करें तो क्लियरली आई थिंक जो एक लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं एयरलाइन कंपनीज की तरफ, आई थिंक वो ये यूज करेंगे। दूसरी बात, जैसे हम ETF प्राइसिंग की बात करते हैं, आई थिंक ETF प्राइसिंग अच्छी तरह से गिर गई है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। इसकी वजह से आई थिंक जो एक इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव वे में EBITDA मार्जिन्स पे, वो हमने देखा है ये क्वार्टर के नंबर्स पे। वेदर दैट विल कंटिन्यू, मुझे लगता है आई थिंक जैसे ब्रेंट प्राइसिंग हो रही है एंड वेदर दैट पैन्स आउट बिटवीन दैट $40 to $55 काइंड ऑफ रेंज, आई थिंक क्लियरली एक जो प्राइसिंग प्रेशर्स होंगे ETF रिलेटेड, आई थिंक वो कम होंगे। तीसरी बात, आई थिंक जो लोड फैक्टर्स होते हैं काफी एयरलाइन कंपनियों के लिए, आई थिंक दैट शुड शो सम अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मेरे हिसाब से
आई थिंक Q3 विथ हॉलीडे सीजन अराउंड और जैसे दिवाली सीजन हुआ, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन एक्सपेक्टेशन इन PLFs। तो मुझे लगता है जो लोड फैक्टर्स होंगे दैट विल शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो आई थिंक इट्स मोर टेक्निकल एंड टैक्टिकल कॉल। अगर आप देखते हैं कि ETF प्राइसिंग कम है, लोड फैक्टर्स इंप्रूव होते हैं, उसकी वजह से आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन और थोड़ी बॉटम लाइन में ग्रोथ आएगी। तो आई थिंक ये स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के हिसाब से। बट ये स्ट्रक्चरल प्लेस हो सकते हैं क्या? काफी वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि आई थिंक जो कैश फ्लो निर्भर होता है वो ETF प्राइसिंग पे होता है, हाउ लोड फैक्टर्स पैन आउट, विच इज नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर 1 से 2 क्वार्टर का व्यू है तो बने रहना चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम है तो देयर आर फार बेटर स्टॉक्स टू लुक एट। ओके, तो 3 से 6 महीने 1 से 2 क्वार्टर्स तक का नजरिया रखें। शायद जो बिल्डअप, जो मूव आ रहा है वो शायद कंटिन्यू हो जब तक एटलीस्ट ETF के प्राइसेस, कच्चे तेल की प्राइसेस कम है, क्योंकि 40-45% इनका जो कुल खर्च होता है वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर होता है। तो जब तक वो कम है, ऑपरेशनली कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और स्टॉक प्राइसेस में उसका ड्यूली रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन लुधियाना से हमारे साथ अब सिमरनजीत सिंह जुड़ रहे हैं। सिमरनजीत सिंह जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। यस सर। JSW अंडर शेयर है 131 के हिसाब से। 131 पे JSW एनर्जी, ओह 40-50 रुपए नीचे आ गया। हाँ जी, मैंने 2 साल उसको होल्ड किया हुआ, लेकिन अभी उसका रेट मुझे दोबारा मिला नहीं अभी तक। 2 साल से रखे हुए हैं अपने पास? हाँ जी। ओके। हाँ जी, और एक मेरे पास 32 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री के, वो 1350 के ऊपर। दोनों हाइस पे पकड़ लिए आपने दोनों स्टॉक्स। वो एवरेज किया है। तो एवरेज करते करते आपका बाइंग प्राइस आया 1350। हाँ जी, और रिलायंस पेट्रोल जब डिवर्ट हुए थे ना, कन्वर्ट हुए थे, तब से लिए हुए मेरे पास। अच्छा, चलिए, क्योंकि आप 2 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो मुझे लगता है टाइम आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपको अपने लॉसेस कम करने या फिर प्रॉफिटेबली एग्जिट करना है। मयूरेश, क्या करें? रिलायंस 1300-1350 के एवरेज बाइंग है, JSW एनर्जी 130 की बाइंग है, 85 पे समय चल रहा है। तो आशीष जी, आई थिंक अगर इनका टाइम होराइजन 2 साल 3 साल के ऊपर ही है तो आई थिंक JSW एनर्जी में बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़ी दिक्कतें आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखने मिलेगी, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउ रियलाइजेशंस विल पैन आउट। बट आई थिंक एक बार नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इन माय ओपिनियन ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, स्पेसिफिकली आई थिंक जो पावर सेक्टर और पावर सेक्टर रिलेटेड इश्यूज है, आई थिंक JSW एनर्जी कैन डिलीवर एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ रिटर्न्स निवेशक के लिए। जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक मैं काफी पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है आई थिंक जितने इन्होंने कोर केपेक्स किए हैं और जैसे कमीशनिंग होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, वो पेट के गैसिफिकेशन की हो या उनकी नए पेटकेम फैसिलिटीज की हो, आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रेंड दर्शाया जाएगा अर्निंग्स पे। एंड क्लियरली आई थिंक FY17 के जो नंबर्स आने लगेंगे विद कमीशनिंग कमिंग थ्रू, मुझे लगता है आई थिंक इट विल बी फार बेटर। तीसरी बात, आई थिंक उनकी टेलीकॉम है, आई थिंक लार्जली कोई फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ नंबर्स विल पैन आउट, बट केपेक्स साइकिल प्रॉब्ली खत्म हो गया है बोथ इन टर्म्स ऑफ कोर एंड नॉन कोर। तो आई थिंक जो रिटर्न्स होंगे वो बैक एंडेड होंगे FY17 के बाद, बट दोज रिटर्न्स विल हैव अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट जो रिलायंस के ROEs पे आती है। तो मुझे लगता है आई थिंक लंबा समय के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो रिलायंस बिल्कुल होल्ड करें, इट शुड बी वन ऑफ योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स। और अब क्योंकि मयूरेश आपको रिलायंस पर सलाह दे रहे थे, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो TV18 का हिस्सा है और TV18 की होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हम अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानव और मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, एक स्टॉक जिस पे आपसे क्विकली चेक लेना चाहूंगा, इससे पहले मैं दर्शक का सवाल लूं। GMR इंफ्रा, इस मैनेजमेंट से हमने अभी कुछ ही देर पहले बातचीत करी, बड़ा एक रिलीफ आता हुआ नजर आया, इनके प्रोजेक्ट के लिए CRC का एक ऑर्डर आया है, आज 6% का उछाल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम है जब से वो नंबर्स आए हैं। चार्ट से कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप नोटिस भी करेंगे तो अगस्त से ये स्टॉक ने इसका जो इम्पोर्टेंट लो है वो डेफिनेटली मेंटेन करके रखा हुआ है। 10 और 11 के आसपास हमने काफ़ी हद तक देखा है कि स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है और लास्ट 2-3 दिन में जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ हमने स्टॉक में एक रैली देखी है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का तो संकेत आ चुका है डेफिनेटली, जिसके चलते हमने मोमेंटम देखा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अगर नियर टर्म में स्टॉक को हमें ये देखना है कि 15 के ऊपर अगर वीकली क्लोज मिलता है, आई एम
टॉकिंग ऑफ वीकली क्लोज इन द स्टॉक बिकॉज इसका ऑलरेडी जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी बेरिश रहा है, तो जब तक ये स्टॉक वीकली 15 या 15.5 के ऊपर बंद नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ ज्यादा हम अपसाइड के बारे में बात नहीं कर सकते। बट यही कह सकते हैं कि अभी एक नियर टर्म लेवल जो है वो अपसाइड 15 के ऊपर जाएगा, सो वहां से एक अनदर 20% गैप अप या एक मोमेंटम की आने की संभावना है। करंटली लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास रेजिस्टेंस है जो अराउंड अबाउट 14 और 14.5 के आसपास है। सो एट द करंट लेवल्स इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू ये स्टॉक ओवरऑल वेट एंड वॉच अप्रोच के लिए ही देखना पड़ेगा फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए मुंबई से हमारे साथ मंजूषा राणे जी जुड़ रही हैं। मंजूषा जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। Good morning, sir. And I'm very happy that I got connected to CNBC. हमें भी उतनी खुशी है कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है मैम। Yeah, since 1 year I was trying. So okay, I had 2 questions. एक MCX पे मुझे opinion चाहिए था because from 7 to 8 months I have purchased those shares at the rate of 12.40 10 shares. But अभी बहुत नीचे आया है, तो should I average out this? And I want an opinion on Gati also. गति का मैंने परसों 143.29 से 100 शेयर्स परचेज किए हैं। शॉर्ट टर्म व्यू था, बट देन इफ आई एम नॉट प्रॉपर रेट देन आई कैन होल्ड ऑन। ठीक है, तो समय की कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स पे एक्चुअल कॉल क्या लेना चाहिए? मयूरेश, MCX लॉसेज हो रहे हैं 300-350 रुपए के आसपास, रिसेंट हाइस पे पकड़ लिया है, और गति खैर इनकी बाइंग लेवल्स के आसपास है। दोनों स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में रखने लायक है। MCX में क्या एवरेज आउट करा जाए इन लेवल्स पर? सो आशीष जी, अगर एक पेशेंस हो तो आई थिंक MCX में जैसे हमने कमोडिटी टर्नओवर पेशेंस तो है इनमें। 1 साल से सीधी सी आवाज को फोन लगा रही हैं। पेशेंस इज टर्म ऑफ होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 2 years इन माय ओपिनियन आशीष जी। सो क्लियरली अगर आप देखते हैं तो जैसे एग्रो कमोडिटी प्लेज और टर्नओवर पैन आउट हो रहे हैं MCX पे स्पेसिफिकली, आई थिंक उधर थोड़ी दिक्कतें हो रही है इन टर्म्स ऑफ हाउ टॉप लाइन ग्रोथ विल पैन आउट। दूसरा आई थिंक जैसे एक रेगुलेटरी मूव्स देख रहे हैं हम ऑफ वेदर देयर विल बी एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अलाउड स्पेसिफिकली फ्रॉम एन FDI एंगल, आई थिंक वो एक पाथ ब्रेकिंग सा हो सकता है। एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विल अगेन बी समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर, बट ये लॉन्ग टर्म अफेयर्स रहते हैं। एंड अगेन आई थिंक विद रिस्क ऑन रिस्क ऑफ जैसे होता है, आई थिंक इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है, कमोडिटीज का टर्नओवर थोड़ा कम हो गया। तो मुझे लगता है आई थिंक 2 से 3 साल का अगर इनका नजरिया हो तो आई थिंक MCX में होल्ड कर सकते हैं। जहां तक गति का सवाल है, आई थिंक टच पॉइंट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच पिन कोड्स दे एड्रेस, आई थिंक एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, लेकिन EBITDA मार्जिन में जितने इन्होंने केपेक्स हिट लिया है, आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा आई थिंक दिक्कत भरा रह सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉजिस्टिक्स स्पेस में अगर आपको रहना है तो आई थिंक लुक एट काउंटर्स लाइक ट्रांसपोर्ट कॉप या VRL लॉजिस्टिक्स, जो एक बहुत एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, जिनका फिक्स टर्नओवर रेशियोज काफी हाई है। और मुझे लगता है आई थिंक इफ GST इज बिकमिंग अ रियलिटी और अगर ये पास थ्रू होता है तो आई थिंक ऑल दीज स्टॉक्स विल डू वेल, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ट्रांसपोर्ट एंड VRL कैन बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो आई थिंक अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं ये 2 स्टॉक पे डिक्लाइंस पे, तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years आई थिंक मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट मनी। पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जमकर निवेश हुआ है और फंड्स ने बाजार में काफी सौदे भी किए हैं। किन शेयरों में फंड्स ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और किन शेयरों से उनका मोह भंग हो गया है, यही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें फंड्स ने पहली बार खरीदारी की है और किन शेयरों को बेचकर पूरी तरह निकल गए हैं? देखिए, पिछला महीना आपको पता होगा कि काफी सारे नए IPOs आए थे, तो जाहिर सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इन IPOs में जम के खरीदारी की है। CCD, इंटरग्लोब एविएशन, SHKL, ये कुछ नए स्टॉक्स है जिनमें उन्होंने खरीदारी की है। इसके अलावा इंफ्रा स्टॉक्स अब इन म्यूचुअल फंड के रडार पे आ गए हैं। GMR इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा, ये 2 इंफ्रा स्टॉक्स है जिनमें नई खरीदारी की गई है। इसके अलावा क्लेरिस लाइफ साइंसेस और TD पावर सिस्टम, ये वो स्टॉक्स है जिनमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नई खरीदारी की गई है। जिन स्टॉक से कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स पूरी तरह से एग्जिट कर चुके हैं उनमें इमामी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ABB इंडिया, सिंजीन इंटरनेशनल, नीलकमल, जस्ट डायल, अमारा राजा और गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर शामिल है। इन शेयरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, यानी ज्यादा खरीद रहे हैं, और कौन से वो शेयर्स हैं जिन्हें बेचे जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिन स्टॉक्स में इन म्यूचुअल फंड्स ने दिखाई है उसमें कुछ स्टील स्टॉक्स है, जैसे कि टाटा स्टील है। आपको याद होगा काफी पिटाई इस काउंटर में हुई थी, उसके बाद अब म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करके चल रहे हैं। इसके अलावा एक
ऑटो काउंटर का भी स्टॉक है जिसमें आपको याद होगा काफी गिरावट हुई थी, और वो है टाटा मोटर्स का स्टॉक। इसमें भी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडियन होटल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा बेचा है या फिर कम किया है, उसमें सबसे आगे आईटी स्टॉक्स है। इसमें इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक में बिकवाली की है। वही फार्मा स्टॉक्स आपको याद होगा काफी डिफेंसिव में माने जाते थे, काफी सेफ बेट्स माने जाते थे, लेकिन अब म्यूचुअल फंड इनमें बिकवाली कर रहे हैं। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक में बिकवाली की है। इसके अलावा आईडीएफसी में बिकवाली की है म्यूचुअल फंड ने। आरईसी, मारुति सुजुकी पिछले एक साल में 40% का रिटर्न इसने दिया है और अब म्यूचुअल फंड्स इससे भी एग्जिट कर रहे हैं। वही सीएट, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने अब एग्जिट किया है। ओके, चलिए धन्यवाद वरुण आपका। तो क्योंकि डीआईएस आजकल इंडियन मार्केट्स में यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक बड़े एक्टिव हो चुके हैं, तो बड़ा जरूरी है कोशिश करें क्या ट्रेंडिंग है, क्या कर रहे हैं डीआईएस, ताकि हम और आप भी निवेशी रणनीति बना सकें। क्या बेचा है वरुण की बात सुन के लगा मुझे कि आईटी में बिकवाली हो रही है। तो आईटी में तीनों दिग्गज विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, अक्टूबर के महीने के आंकड़े हैं, यहां पे ज्यादातर दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है। फार्मास्यूटिकल्स में सिलेक्टिवली तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, कुछ बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें बिकवाली हुई है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑटो में इमर्ज हो रहा है। मारुति में बिकवाली होती हुई नजर आई है और टाटा मोटर्स फंड ने अक्टूबर के महीने में खरीदारी करी है। इसके अलावा जैसे वरुण हाईलाइट कर रहे थे, जो तमाम नए बड़े टॉक्ड अबाउट आईपीओस थे, चाहे कॉफीड एंटरप्राइजेस का हो, चाहे वो इंटरग्लोब एविएशन हो, एसएच केलकर हो, इन सब में म्यूचुअल फंड ने तगड़ी बाइंग करी है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पे सब्सक्राइब किए गए थे, तो ऑब्वियसली अब वो पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता हुआ। और इंटरेस्टिंग है इंफ्रा कंपनीज, हम बात भी कर रहे थे एक जीएमआर इंफ्रा की, फंड ने उस स्टॉक को भी खरीदा है, साथ साथ जयकुमार इंफ्रा जैसे स्टॉक्स खरीदारी करी जा रही है। लेकिन मयूरेश, मेरा एक सवाल है ऑटोज को लेकर, ये मारुति को फंड क्यों डंप कर रहे हैं? क्या वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न? वैल्यूएशंस आशीष जी हमेशा हायर साइड पे थे और जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मारुति को मिलते थे इट वाज मोर विद देयर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जैसे इनकी प्रोडक्ट मिक्स थी, जैसे इनके नए लॉन्चेस थे, जैसे इनका मार्केट शेयर था, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फॉल इन इनपुट कॉस्ट जैसे इनकी EBITDA मार्जिन्स पैन आउट हुई थी स्पेसिफिकली फॉर द क्वार्टर गॉन बाय। आई थिंक द मार्केट्स ऑब्वियसली लुक्ड एट ऑल दीज फैक्टर्स। हाउएवर आई थिंक जो वैल्यूएशंस मारुति डिराइव करता है आई थिंक इज ऑन द हायर साइड, बट हमें लगता है आई थिंक जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मारुति को मिलते हैं बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक सस्टेन होने चाहिए। जो बलेनो की उनकी नई लॉन्च हुई है दैट इज एक्सट्रीमली वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट्स, और हमें लगता है आई थिंक द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। हमें लगता है 39% अर्निंग्स ग्रोथ मारुति के लिए रूल आउट नहीं की जा सकती। वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू एस्टिमेट्स ऑफ ₹225 इन टर्म्स ऑफ कोर EPS मारुति के अर्निंग्स में FY17 के पर्सपेक्टिव से। मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन पोर्टफोलियो स्टॉक। तो फिर एक सवाल फिर आसान जो होगा, मारुति लूं फिर इस समय टाटा मोटर्स लूं? इनफैक्ट वैल्यूएशंस को हम देखें तो आई थिंक टाटा मोटर्स इज लुकिंग अट्रैक्टिव, लेकिन टाटा मोटर्स के खुद के भी कंसर्न्स हैं, तो जितना यहां से रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, ₹285 से आशीष जी, इफ यू रिमेंबर आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अप टू 410 इन द मैटर ऑफ 2 months। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ जो डिस्काउंटिंग हुई थी ₹285 पे आई थिंक इज लार्जली फैक्टर्ड इन, बट अभी आई थिंक एवरीथिंग विल पैन आउट कि जो एक्स चाइना सेल्स है JLR के स्पेसिफिकली वो कैसे पैन आउट होते हैं, कैसे नई लॉन्चेस आती हैं इनकी, और स्पेसिफिकली आई थिंक ऑन द डोमेस्टिक साइड पीवी मार्केट शेयर कैसा गेन करते हैं, बिकॉज MHCV इज डूइंग वेल फॉर टाटा मोटर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नीचे के स्तर पे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन था। वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग टाटा मोटर्स टू परफॉर्म वेल, तो मेरे ख्याल से आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए टाटा मोटर्स, एंड सिमिलरली मारुति के केस में आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्टॉक। चलिए, दोनों अगर आपके पास हैं तो होल्ड करें, अपसाइड अच्छे यहां से भी मिलेंगे। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, भारतीय बाजार सुस्ती, कमजोरी भी नहीं कहूंगा, सुस्ती के साथ कामकाज, निफ्टी में 10-11 अंक के आसपास की कमजोरी, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है उसमें खरीदारी है, तो वो बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, हर एक गिरने वाले के सामने, अफ्रीकन हर 2 गिरने वालों के सामने 3 स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 60% मार्केट हरे निशान में इस समय। छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। दिन की तेजी के बाद बाजार में नरमी, सेंसेक्स निफ्टी में हल्की गिरावट, आईटी शेयरों में ज्यादा बिकवाली। अमेरिका में भंडार गिरने से कच्चे तेल में तेजी, ब्रेंट में करीब 1% की बढ़त, लेकिन ब्याज दरें बढ़ने के अनुमान से सोना 6 साल के निचले स्तर पर। महंगाई को लेकर सरकार हुई गंभीर, खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम की समीक्षा पर आज बैठक।
कार्गो किराए में सांठगांठ के लिए 3 एयरलाइंस पर जुर्माना। जेट, इंडिगो और स्पाइस जेट को भरने होंगे 250 करोड़ रुपए। और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस बार बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद कम। वेतन आयोग 15% बढ़ोतरी की कर सकता है सिफारिश। और सौदा आपका में सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। मनोज कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से। नमस्ते मनोज जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? जी मेरे पास REC के 100 शेयर 291 के भाव पे है। बहुत पहले मैंने खरीदा था और अभी गिर गया है। और एक जैन एलिगेशन है मेरे पास 200 शेयर, ये भी 78 रुपये 60 पैसे पे खरीदा हुआ है। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें ऐड और करना चाहिए या कब तक इसका ये मेरे भाव के आसपास आ जाएगा? क्या करे, इसमें रहे या निकल जाए? ओके, सो REC और जैन इरिगेशन आपके लेवल से REC में 291 की खरीद रही है, 78 रुपए जैन इरिगेशन में। मानव, ये दोनों आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं? और मनोज जी को जो उम्मीद है इनका भाव इन्हें कब तक मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए अगर आप REC के बारे में बात करेंगे, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है एंड रिसेंटली इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 220-210 के आसपास आता है। सो आई थिंक डाउनसाइड अभी भी REC में आने की संभावना है फॉर अनदर 5 to 6%। बट अगर सिंस उनका कॉस्ट प्राइस काफ़ी हाई लेवल पे, अगर ये स्टॉक लोअर लेवल्स में मिले तो मैंने REC में लोअर लेवल्स में एक बार एवरेज करने की सलाह दूंगा, बिकॉज वहाँ से स्टॉक एक रिबाउंड रैली दे सकता है एंड एट दी हाई लेवल्स यू कैन डेफिनेटली लुक टू एग्जिट। जैन इरिगेशन की बात की जाए तो मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि करंट लेवल्स या इवन एट लिटिल हायर प्राइस वो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करे। आई डोंट सी द स्टॉक इवन गोइंग बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ 70 इन द नियर टर्म। सो कहीं ना कहीं स्टॉक 67-68 के आसपास आके टॉप आउट होता है एंड देन वहां से वापस एक गिरावट आती है। सो जैन इरिगेशन एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। सो एट दीज करंट लेवल्स आई एक्सपेक्ट द स्टॉक टू इनफैक्ट डिक्लाइन बाय अनदर 5 to 8%। सो मैं जैन इरिगेशन में से तो उन्हें एग्जिट करने की सलाह दूंगा। ओके, तो मनोज जी जैन इरिगेशन से एग्जिट करें, एटलीस्ट चार्ट्स पे तो मोमेंटम वो तेजी नजर नहीं आती और REC भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने के मौके जो आपको सीधे सीधे मानव समझा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद ही दोनों एक्सपर्ट बने रहेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप हमारे साथ ग्वालियर से सुमीत जी जुड़ रहे हैं। सुमीत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे पास IDBI के शेयर है, 1000 शेयर है, 55 रुपीज के। 55 के हैं? हाँ सर। ओके, लंबे अवधि के लिहाज से लिया था सर क्या? हाँ सर, लंबे अवधि के लिए। तो अब आप जानना चाहते हैं कि मुनाफा वसूल लूं या बना रहा हूं? सर मैं अभी चाह रहा था कि बना रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो आपने मन बना रखा है, जानना चाहते हैं रणनीति सही है कि नहीं आपकी। मयूरेश, IDBI 55 की बाइंग, 30 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, लंबी अवधि के लिए रखे रहें? तो क्लियरली आई थिंक लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक अगर हम देखते हैं तो जैसे एसेट क्वालिटी पैन आउट हो रही है, आई थिंक बहुत इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के रुझान हैं ऑफ प्रॉब्ली गोइंग द सेम वे जैसे एक्सिस और UTI के साथ हुआ था, मुझे लगता है आई थिंक जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अनलॉक इफ दिस थिंग हैपेंस काफी सब्सटेंशियल हो सकता है। जो दिक्कतें हैं एसेट क्वालिटी को लेके, कैपिटल एडिक्वेसी को लेके, आई थिंक दोज इश्यूज कैन गेट एड्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस 55 पे है, मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि होल्ड ऑन करें स्टॉक को विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, सो IDBI पर मयूरेश जी की होल्ड की सलाह। और अब बात करते रामकिशोर से, जयपुर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते रामकिशोर जी, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास, क्या पूछना चाहते हैं आप? रामकिशोर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो पूछिए अपना सवाल सर। और रामकिशोर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हम तक पहुंच गया था। और रामकिशोर जी ये पूछ रहे थे कि ये खरीदारी करना चाहते हैं BF यूटिलिटीज और मदरसन सूमी में कौन सा अच्छा स्टॉक रह सकता है इनके लिए। मानव, ये दोनों अभी जिस प्राइस पॉइंट पर हैं, किसको खरीदने की आप सलाह देंगे सर? देखिए एट दी करंट लेवल्स जो फॉर्मेशंस स्टॉक्स में हमें देख रहे हैं उसमें से सबसे अच्छा जो आपने पहले बताया मदरसन सुमी, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा पैटर्न से एक बहुत अच्छा मूव दिया है फ्रॉम इट्स रीसेंट क्लोज ऑफ
210, 220 एंड आई थिंक इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक ने एक मीडियम टर्म बॉटम तो डेफिनेटली बना दिया. सो दोनों स्टॉक्स में से चूज करना तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वी शुड कंटिन्यू अ बाय ऑन डिप्स अप्रोच. लोअर साइड में स्टॉक का 260 और 265 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस के साथ कोइंसाइड करते हैं. सो एट द करंट लेवल्स वो चाहे तो ये स्टॉक को थोड़ा फेज मैनर में लेने की सलाह दूंगा. एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू एक्चुअली टेस्ट इट्स प्रीवियस पीक हाई ऑफ क्लोज टू 340 to 350 नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, इस बीच एक स्टॉक जो बाजार पे लगातार प्रेशर बना रहा है वो है इन्फोसिस का काउंटर. आज भी 0.3% का दबाव है. पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट ₹125 झटक चुका है ये काउंटर. मयूरेश, क्या हो रहा है? ये गाइडेंस में ऐसा कुछ तो था नहीं. सिर्फ एक ही बात समझ में आई मुझे कि पहली छमाही से दूसरी छमाही में मार्जिन पे दबाव होगा, पर वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है तो बाजार समझता है. ये क्या वो वीजा के लॉस पे जो बदलाव होने वाला है H1B वीजा के, उसका दबाव है क्या? तो क्लियरली आशीष जी, आई थिंक मार्जिन्स के जो प्रेशर है आप राइटफुली कह रहे हैं. आई थिंक Q3 Q4 वीक रहते हैं तो लार्जली फैक्टर्ड इन होने चाहिए. जो एक वीजा रिलेटेड इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं उसके वजह से शायद एक प्रेशर हो सकता है स्टॉक पे. बट क्लियरली आई थिंक हमारे हिसाब से आई थिंक वन रियली नीड टू अंडरस्टैंड ऑन बोथ दीज एस्पेक्ट. मार्जिन का तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी है कि FY17 से नॉर्मलाइज होने चालू हो जाएंगे. बट वीजा के लिए आई थिंक यू नीड फर्दर क्लैरिटी एंड दैट इज व्हाट द मार्केट इज अ लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट इट. ओके, 4 महीने के लोस पे. लेकिन चलिए मयूरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए. कोई डिस्क्लोजर सर? थैंक यू सर. आशीष जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, लेकिन इट्स पॉसिबल कि हमने सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हों और क्लाइंट्स की ये स्टॉक्स में सारी होल्डिंग्स भी हो सकती है. ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. हमारे साथ बने रहेंगे. ब्रेक के बाद ये सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू होगा और आगे चल के वो स्टॉक्स फटाफट भी उनके साथ करना है. CNBC आवाज जल्द शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग. इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की. अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं, तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का. ये लीग advisoryMandi.com का प्लेटफॉर्म है जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है. इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी होगी. और हर कैटेगरी में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले विजेता को मिलेगी शानदार ऑडी कार. पिछले कुछ महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ शेयर जो लगातार गिरावट के घेरे में, वो है फार्मा के शेयर. इनमें तेज गिरावट देखने को मिल रही है. 5 बड़ी कंपनियों का करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया है. क्या वजह है इस गिरावट की और किस कंपनी पर कितना असर पड़ रहा है, बताने के लिए हमारे साथ है रिसर्च एनालिस्ट डिम्पी कालरा. डिम्पी, किन चिंताओं से हम फार्मा कंपनियों का ये हाल देख रहे हैं? क्या हो रहा है हालातों में? असल में देखिए, यूएसएफडीए का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि यूएसएफडीए जो लगातार वार्निंग नोट दे रहा है और उसकी जो गहन जांच चल रही है उसकी वजह से इन कंपनीज का मार्केट कैप पूरी तरह से इरोड हुआ है. असल में नियमित जांच होती है, नए प्रोडक्ट्स और प्लांट को लेकर जो क्वालिटी चेकअप होते हैं वो काफी सख्त है यूएसएफडीए के. और ये भारतीय कंपनी जो 5 आपको भारतीय कंपनी बता रहा है, इसका कुल आय करीब 40% आय जो है वो अमेरिका से आता है जेनरिक दवा के बिजनेस से. तो इसलिए ये जो जांच का पैरामीटर है सख्त होने की वजह से इनके मार्केट कैप काफी बुरी तरह से इरोड हुआ है. और इसमें हमने देखा है कि सबसे ज्यादा नुकसान सन फार्मा को आते हुए देखा है क्योंकि इसने रेनबेक्सी का एक्विजिशन किया जिसके पहले से ही काफी ज्यादा मामले चल रहे थे. तो इन वजह से लगातार नुकसान बना हुआ है इन्हीं सब फार्मा कंपनीज के अंदर. तो डिम्पी, पॉइंट आउट कीजिए वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें यूएसएफडीए के चेतावनी लेटर से नुकसान हो रहा है? देखिए, अब जैसे इन 5 कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान तो सन फार्मा को ही हुआ क्योंकि रेनबेक्सी का उन्होंने एक्विजिशन किया था और इसमें कुल मिलाकर अगर आप इसके 52 वीक हाई से इस कंपनी को देखेंगे तो ये 1200 रुपए का शेयर था जो आज 23 से घटा है, करीब 25% टूट चुका है. और इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 60,000 करोड़ का इरोड हो गया है. डॉक्टर रेड्डीज जिसमें हाल में ही न्यूज आई है उसमें करीब 19% उसकी मार्केट कैप इरोड हुई है जो कि
जब सिर्फ ये कह सकते हैं कि 14,000 करोड़ की मार्केट कैप थी जो इरोड हुई है। ल्यूपिन, सिप्ला और वोकहार्ट के अंदर भी कुछ हालत ज्यादा ठीक नहीं है। इन्होंने भी लगातार कई वार्निंग लेटर्स और अलग अलग तरह की चेतावनियां झेली है, जिस वजह से इनका मार्केट कैप भी घटा है। ल्यूपिन का करीब 13%, सिप्ला 14% पे और वोकहार्ट का करीब 21% का मार्केट कैप घटा है। शुक्रिया जिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यूएसएफडीए के चेतावनी लेटर्स इनके पास पहुंच रहे हैं, इसके बाद उन कंपनियों पर एक नेगेटिव असर जरूर देख रहे हैं। मानव, आपसे समझना चाहूंगी, आप इन कंपनियों को, फार्मा कंपनियों को जो हमेशा एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, इनके आप टेक्निकल चार्ट्स किस तरह से देख रहे हैं? उनमें भी बदलाव आ रहा है इस तरह की यूएसएफडीए के लेटर्स की जब बात उठती है, या पता चलता है कि इन कंपनियों को इस तरह का लेटर मिला है? एब्सोल्युटली, अगर आप देखेंगे भी तो मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज वर इन अ वेरी गुड बुल मार्केट सिंस लास्ट 7 to 8 years एंड इतना शार्प बुल मार्केट के बाद जिस तरीका की गिरावट हमने स्टॉक्स में देखी है, अगर हाईलाइट की जाए तो जैसे स्टॉक जैसे डॉक्टर रेड्डी, कहीं ना कहीं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में डॉक्टर रेड्डी स्पेसिफिकली उसका चार्ट तो काफ़ी खराब हो चुका है, स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे आ चुका है। तो डॉक्टर रेड्डी कहीं ना कहीं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक टॉप आउट हो चुका है। सो आई डोंट सी डॉक्टर रेड्डी अगर कोई पुल बैक रैली आएगी भी तो on the upside it will be able to exceed 34,000-3500 levels। तो इनफैक्ट काफी हद तक फार्मा स्टॉक्स मुझे लगता है एक ब्रॉडर रेंज में आ जाएंगे यहाँ से इमीडिएटली, और अगर और गिरावट का रूम हो तो मे बी अनदर 5 to 10% ऑन द इमीडिएट बेसिस। बट आई डोंट थिंक यहाँ से आई मीन यहाँ से अनदर हमें स्टॉक्स जैसे प्रीवियस पीक हाई तोड़ते हुए ऐसे कोई पैटर्न्स इनफैक्ट नहीं देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली आए, आई थिंक किसी ने हाई लेवल्स में अगर एंट्री की होगी, सो अगर उनको चांस मिले तो एटलीस्ट एक एग्जिट पोजीशन बना के, और फॉर द नियर टर्म एटलीस्ट वी आर रिकमेंडिंग कि इसमें जो ओवरऑल टारगेट्स है वो हमने वी आर एक्सपेक्टिंग ये स्टॉक एटलीस्ट एट द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इट हैज बीन टॉप्ड आउट, सो वी आर सो फ्रॉम द करंट लेवल्स इसमें से स्टे आउट रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो यूएसएफडीए की करारी मार पड़ती हुई इन तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ध्यान रखें वैल्यूएशन वाइज काफी रिचली ट्रेड करते थे, प्रीमियम पे ट्रेड करते थे, और जिस तरह से यूएसएफडीए की गाज गिरी है, छोटी बड़ी तमाम कंपनीज है स्पेस पे अच्छा खासा मार्केट कैप इरोशन जो डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे इन तमाम कंपनीज में देखने को मिला है। और इंटरेस्टिंगली जब वरुण लिंक कर रहे थे तो उन्होंने बताया था म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी अक्टूबर में, ध्यान रखें सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल स्टॉक से कई सारे म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर के महीने में एग्जिट्स लिए थे या फिर पार्शली ऑफलोड करे थे अपने स्टॉक्स। तो शायद इसी मूव को प्रीएम्प्ट करने की म्यूचुअल फंड भी कोशिश कर रहे थे और प्रेशर वाकई इन स्टॉक्स पे। छोटा सा ब्रेक, मानव हमारे साथ बने हुए, मानव के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वेलकम बैक। हमारे मार्केट एक्सपर्ट मानव चोपड़ा के साथ शुरू करते हैं स्टॉक्स फटाफट। और फटाफट शुरुआत करते हैं सवालों का। मनीष जी का सवाल है उदयपुर से, हीरो मोटो में क्या करें? 1000 शेयर, 2747 रुपए की खरीद रही है इनकी। देखिए स्टॉक का जो ट्रेंड है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी इंटैक्ट है एंड स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग अबव विद शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। स्टॉक में अभी भी यहाँ से अपसाइड एटलीस्ट 10-15% का पोटेंशियल है, सो इट्स अ होल्ड। कोलकाता से सतीश पांडे जी का सवाल, पीएनसी इंफ्रा 150 शेयर 480 की बाइंग है मानव। देखो फॉर द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर है एंड रिसेंटली स्टॉक हैज बीन फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स एंड बॉटम्स, सो आई थिंक स्टॉक के पास अभी भी पोटेंशियल है। नियर टर्म में एटलीस्ट 10% डिक्लाइन आ सकता है इन द नियर टर्म, सो आई थिंक इट्स अ सेल। दिल्ली से संजय, टाटा लेक्सी 400 शेयर 1000 रुपए की खरीद है। टाटा एलेक्सी आफ्टर शार्प ट्रेंड अभी लास्ट 3 से 4 महीने में एक साइडवेज कंसोलिडेशन पैटर्न में है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के पास आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक स्टॉक इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुड सी एन अपसाइड ऑफ 20%, सो इट्स अ होल्ड। गुवाहाटी से मीना जी का सवाल, स्पाइस जेट 1000 शेयर 27 की खरीद। स्पाइस जेट ने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा सा ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल दिया है एंड आई थिंक इन द नियर टर्म स्टॉक एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज बना सकता है, बट नेवरदलेस आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड ऑफ इनटू दिस स्टॉक स्टिल ऑफ अनदर 20-25%, सो इट्स अ होल्ड। अहमदाबाद से पंकज के पास है एमसीएक्स के 200 शेयर 1080 रुपए की खरीद रही है।
MCX ने लास्ट 3 से 4 महीने में एक शार्प गिरावट देखी है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट चैनल के आसपास आ चुका है। सो एट दी करंट लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, ये चाहे तो एट दी करंट लेवल्स बाय भी कर सकते हैं, बट दी ओवरऑल सिनेरियो फॉर द स्टॉक विल बी अ होल्ड। मानव, इसी के साथ धन्यवाद आपका हमारे वक्त निकालने के लिए। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर, कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई आपके साथ? I don't have any जो भी स्टॉक्स में मैंने रेकमेंड किया मेरा कोई पोजीशंस नहीं है, बट वी हैव रेकमेंडेड द सेम टू आवर क्लाइंट्स। तो मानव चोपड़ा से हम इजाजत ले रहे हैं और इसी के साथ सौदा आपका मैं आज मेरे और आशीष के साथ भी इतना ही। नमस्कार। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप।